कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आपने इस मंगा के पहले के सारे पार्ट देख लिए होंगे। तो यहाँ पर ना स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एरिक जो है वो वही मजिशियन है जिसने हेल्प की थी कायरा को रिटर्न होने में, मतलब कि यहाँ पर आने के लिए। लेकिन कायरा को याद नहीं है क्योंकि तब तक वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तो यहाँ पर एरिक उसे बोलता है कि अगर तुम वापस आ चुकी थी इस लाइफ में तो तुम्हें मुझे पहले ढूंढना चाहिए था। उसे देखते हैं कायरा और सोचते हैं ये कौन है और इसे कैसे पता चला, और मैंने कभी भी इतना हैंडसम फेस देखा ही नहीं पहले, मतलब उसका सारा ध्यान उसके हैंडसमनेस पर था। तभी यहाँ पर उसे कॉसिटी याद आने लगती है, उसका ड्यूक फादर याद आने लगता है, उससे बहुत सारी चीज़ें और भी याद आने लगती हैं। यहाँ पर ना कायरा जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो मतलब खड़ी नहीं रह पाती। तभी जोसेफ आता है उसके पास और उससे बोलता है कि आप ठीक हैं। और यहाँ पर ना जो होता है एरिज वो एम्बैरस होता है और वो बोलता है सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें सरप्राइज़ करने का नहीं था। जोसेफ उसे बोलता है कि वो ना हाउस पेरवेस की लेडी हैं तो तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। एरिज उसे बोलता है मैं तो बस विश कर रहा था कि मैं मतलब कुछ चीज़ जानना चाहता था पर्सनली कायरा से, मतलब कि लेडीशिप से, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि लेडीशिप को पता है मेरा क्या मतलब था बोलने का। यहाँ पर ना कायरा उसकी बात समझ आती है और बोलते हैं सर जोसेफ, क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, मैं इस जेंटलमैन से थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है वेरी वेल योर लेडीशिप, अगर आप ऐसा चाहती हैं। तभी कायरा उससे बोलती है पहले मेरे साथ लॉन्च में चलो, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। एरिज उसे ओके बोलता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यहाँ पर जो बातें वगैरह हैं सभी लोग करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वही इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है, मतलब कि रश सा क्रिएट हो जाता है, तो सभी की टेंशन उन्हीं पर होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कायरा होती है वो रिटर्नर होती है। तो जैसे ही वो अपने लॉन्च में जाती है उससे बात करने लगते हैं कि तुमने अभी भी क्या कहा, तुमने कहा रिटर्नर, तुम कैसे जानते हो। तो यहाँ पर एरिस उससे बोलती है हाँ मैंने ऐसा ही कहा था। तो यहाँ पर कायरा उससे बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पास्ट में वापस आ चुकी हूँ। तो एरिस उससे बोलता है बिकॉज मैं वो पर्सन था जिसने टाइम को रिटर्न किया था, ऑफ कोर्स मुझे पता होगा। और यहाँ पर वो उससे बोलता है तुम्हारे नेक के बैक पे मैजिक मार्क होगा जो कि जो मेमोरी है उसे प्रिजर्व करता है। उसकी बात सुन के कायरा ना थोड़ा परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर ना एरिस उससे बोलता है कि हे तुमने अभी भी क्या कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि क्यों। यहाँ पर ना क्योंकि जो है एरिज उसे मेमोरी याद नहीं है कि उसने किसके कहने पर टाइम को वापस किया था और क्यों किया था। इसी वजह से वो उसे बोल रहा है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं जो टाइम मैजिक था वो लास्ट थिंग था जो मैं कर सकता था। और यहाँ पर ना तुम्हें पता है मुझे बहुत ही अनोइंग लग रहा है और बॉदरसम लग रहा है जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर वो उसे बोलती है जो टाइम मैजिक है ना वो जो जो भी उसे करता है उसकी मेमोरी को इरेज़ कर देता है। तो यहाँ पर ना जो मार्क है वो लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे मैंने तुम्हारी नेक पे रखा हुआ है, तो मतलब सिर्फ तुम्हें ही मेमोरीज याद हैं किसी और को नहीं। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हारी लास्ट मेमोरी क्या थी पास्ट में आने से पहले। तो कायरा थोड़ी सी ना अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं एग्जीक्यूट हो गई थी। एरिस उससे बोलता है क्या। यहाँ पर ना फिर उसका सर दर्द करने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसे थिंग्स कैसे चलेगी। कायरा उससे बोलती है कि क्या तुम सच में मैजिशियन हो। तो एरिस उससे बोलते हैं आई एम, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। वो उससे बोलते हैं जो मैजिक टावर है उसने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा टाइम मैजिक जैसा नहीं है। एरिस उससे बोलता है ऑफ कोर्स जो मैजिक टावर है वो ऐसा ही कहेगा क्योंकि। और फिर वो उससे बोलता है फाइन मैं बस तुम्हें दिखाता हूँ। और यहाँ पर ना वो उसे दिखाने लगता है। यहाँ पर जो फ्लावर्स मतलब थे वो अभी फिर से मतलब उसी स्टेट में आ जाते हैं, मतलब कि वो थोड़े से मुरझा जाते हैं और फिर वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट को टाइम को ऐसे रिटर्न करना हार्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई पर्सन हो जिसे हम दूसरी दुनिया से मतलब कि पास्ट में लेकर आ रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो मुझे मैं बेट कर सकता हूँ कि किसी ने अभी तक नहीं किया होगा जैसा मैं कर सकता हूँ। तो मजिशियन ऐसी ही चीज़ बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है वगैरह वगैरह, तो इसी वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि टाइम मैजिक जैसे कोई और चीज़ नहीं है। कायरा उससे बोलती है
कि तुमने इसे पब्लिक क्यों नहीं किया, तुम्हें ना आर्किमिड्स का टाइटल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर एरिस उससे बोलता है इसका मेरे लिए यूज़ ही क्या है। यहाँ पर वो उससे बोलता है इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला है ये जो मैजिक है उसके अंदर थोड़ा सा फ्लॉ है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है जो जिसके ऊपर स्पेल कास्ट किया जा रहा है, मतलब जो कि स्पेल कास्ट करता है उसको खुद की फ्यूचर मेमोरीज याद नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये जो मैजिक है वो मीनिंगलेस है स्पेल कास्टर के लिए। तो यहाँ पर कायरो से बोलते हैं मुझे और ज़्यादा डिटेल जाननी है इस मैजिक के बारे में, लाइक ये कैसे वर्क करता है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो एरिस उससे बोलता है क्या ये तुम्हें नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा रूड है ऐसे मजिशियन से ऐसे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर मैजिक है, इसके बारे में नहीं बताया जाता। कायरा उससे बोलती है तुमने टाइम को वापस किया है आफ्टर ऑल इस मैजिक का यूज़ करके, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि तुम्हें इस मैजिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है मे बी तुम्हारी जो सिचुएशन थी वो अर्जेंट थी और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी ये लास्ट रिजॉर्ट को अपनाने की। वो उससे बोलती है एनी वे आई डोंट थिंक जो ये मैजिक है वो कम्प्लीटली मीनिंगलेस है। और यहाँ पर वो आगे बोलती है कि मैं ये जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे पास क्लू है। तो यहाँ पर मैं ना तुम्हें ऐसे प्रूव कर रहे कि तुमसे सीक्रेट उगलवाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मैजिक है वो उसे दो लोगों की ज़रूरत है, एक तो स्पेल कास्टर जो कि मैं हूँ एंड एक और पर्सन चाहिए होगा। हाउएवर जैसा कि मैंने कहा है जो स्पेल कास्टर है जो मतलब एरिफ है वो बोलता है स्पेल कास्टर खुद से मतलब वो ट्रैवल नहीं कर सकता अपनी मेमोरीज के साथ। इसका मतलब जो दूसरा पर्सन है साथ में आया है उसका रोल है उस समवन को पिक करना। और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है इसका मतलब यहाँ पर एक और पर्सन है जो कि उसके साथ मतलब कि कायरा के साथ रिबॉर्न हुआ है, लेकिन उसके पास मेमोरीज नहीं है। इस सारी सिचुएशन इस सारे कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये है। यहाँ पर कायरा सोचती है ये किस तरह का मैजिक है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सेक्रीफाइस ऑफर हो रहा है, क्या ये ब्लैक मैजिक है। तो यहाँ पर हमें उस मैजिक के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा पता चलता है कि उस मैजिक में एक स्पेल कास्टर होता है, एक दूसरा पर्सन होता है जिसके पास मेमोरीज होती हैं। यहाँ पर मतलब मैरिज के पास मेमोरी नहीं होगी और वो वेट कर रहा था होता है स्पेल कास्टर कि दूसरा पर्सन आएगा जब भी मतलब उसका रीबर्थ होगा तो वो उसे मेमोरीज के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कार है वो उसे बोलती है कि इसका मतलब तुमने मुझे अप्रोच किया था ये सोच के कि मैं दूसरा पर्सन हूँ, लेकिन बाद में तो मैं एम्बैरस हो गई क्योंकि मेरे पास कोई मेमोरी नहीं थी उस स्पेल की जो तुमने मुझ पे कास्ट किया था। यहाँ पर वो उससे बोलता है हाँ मुझे डर था इस तरह की सिचुएशन ही होगी इसलिए मैं कभी भी इस मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहता था। यहाँ पर कायरो से बोलती है लेट मी गेस, तो इसका मतलब तुमने परफॉर्म किया मैजिक किसी और के साथ मेरे साथ नहीं, लेकिन जो वो पर्सन था उसने मेमोरीज को मेरे अंदर डाला, मतलब मेरे ऊपर वो साइन लगाया कि मुझे मेमोरीज याद हो लेकिन उसे ना याद हो। तो वो उसे बोलता है वाओ तुम तो स्मार्ट हो, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। ये बात सुन के कायरो को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं बाय द वे तुम मुझसे ऐसे इनफॉर्मली बात क्यों कर रहे हो। तो एरिस बोलते हैं इसका इससे मैटर ही क्या पड़ता है, वट एवर हम दोनों अकेले हैं, मतलब हम दोनों इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कायरा सीधे सीधे बोल देती है फाइनली फिर मैं भी तुमसे इनफॉर्मली ही बात करूँगी प्राइवेटली। यहाँ पर वो उसे बोलता है इसके अलावा मैं ना तुम्हें ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा पब्लिक में कर्टेसी रखो, मतलब कि थोड़ा सा जैसे नोबल लड़के लड़कियाँ बिहेव करते हैं वैसे करो। वो उससे बोलता है ओके और सोचता है ये इजी नहीं है। तो कायरा उससे बोलती है अभी मैं सोचूं तो मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एरिस सोरे है और मैं एक मजिशियन हूँ मैजिक टावर से। और यहाँ पर वो उससे बोलता है नाइस टू मीट यू योर लेडीशिप, और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत ही ऑफन देखा करेंगे अभी यहाँ पर। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, दैट्स इट। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर जो एरिस है वो कायरा के सामने बैठा होता है, उसे अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह देता है और यहाँ पर वो बोलता है कि आज के बाद हम एक दूसरे को काफ़ी मतलब मिलेंगे देखेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे का जानना ज़रूरी है। वो अपना नाम वगैरह बताता है तो कायरा भी उसे बताती है कि मैं कायरा पारवस हूँ, उसके साथ हैंडशेक करती है और उससे फिर बोलती है कि तुम श्योर फैमिली के मेम्बर हो, मतलब तो फिर तुम डैफ्नी से कैसे रिलेटेड हो। तो वो उससे बोलता है कि वो मेरी छोटी बहन है। कायरा सोचती है कि बिल्कुल भी मुझे डैफ्नी से इंप्रेशन नहीं मिलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम है एटिकेट से या फिर मैनर्स के साथ।
एरिस तो स्माइल करता है, वो सोचती है ऐसा लगता है इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो जाते वक़्त उससे बोलती है, अगर तुम्हें कोऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो तुम कभी भी मुझे विज़िट कर सकते हो ग्रैंड ड्यूक के पैलेस में। यहाँ पर वो उससे बोलता है, ठीक है, आई गेस मुझे कैपिटल में थोड़ी देर और रहना पड़ेगा। वो उसे देख रहा होता है और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम किस चीज़ के बारे में कंसर्न हो, कि लोग हमारे बारे में क्या करेंगे? तो वो बोलती है, नहीं, बाहर कोई मेरा वेट कर रहा है। तो उसे समझ में आ जाता है कि वो जोसेफ की बात कर रही है। तो एरिच बोलता है, जो मैन तुम्हारे साथ था वो, उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा फ़ियर्स लुक था। वो उसे बोलती है, ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है ऐसे अपने पार्टनर को लॉन्ग टाइम के लिए पार्टी में ऐसे खड़ा रखना, अकेले छोड़ के आना, तो अभी मुझे जाना चाहिए। वो चली जाती है, एरिच अकेले रह जाता है और सोचता है कि तुम क्या सोच रहे थे मेरी फ्यूचर सेल्फ, मतलब कि तुमने जब उस लड़की को पास्ट में मिला था तो तुम क्या सोच रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनली कायरा देखते हैं जोसेफ को और उससे बोलते हैं, सर जोसेफ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें वेट कराया। तो तुम कब ही देर से यहाँ पर, क्या कब से ही खड़े हो यहाँ पर, तुम्हें थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट ले लेनी चाहिए थी। तो वो बोलता है, मैं फ़ाइन हूँ। और वो पर्सन कौन था? ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है जिसे तुम पहले से ही जानती थी। और यहाँ पर वो आगे उससे बोलता है, उसने कहा था कि उसने फाइनली आपको फाउंड कर लिया और तुम्हें रिटर्नर भी बोला था लेडीशिप। वो थोड़ा-सा परेशान हो जाती है कि अभी क्या करे। यहाँ पर वो सोचती है, एरिस उसे उस तरह से नहीं अपने जो सीक्रेट वगैरह हैं इस तरह से नहीं पब्लिकली इसमें बोलने चाहिए। तो जोसेफ के पूछने पर कि वो लड़का कौन था, कायरा उससे बोलती है कि वो एक मैजिशियन था मैजिक टावर से, और एक बार मैं एडवाइस लेने के लिए गई थी मैजिक के बारे में उससे, तो उसके बारे में ही हमारी कन्वर्सेशन थी। जोसेफ उसके आगे पूछता है कि रिटर्नर से उसका मतलब क्या था और कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या मतलब था। तो कायरा इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो जोसेफ समझ आता है, वो उसे बोलता है, I'm सॉरी अगर मैं ओवर स्टेप कर रहा हूँ तो, लेकिन मैं बस चिंता कर रहा था कि आप डेंजर में पड़ सकते हैं। कायरा सोचती है, थैंक गॉडनेस, वैसे भी मेरे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो चुके थे। वो उससे बोलती है, डोंट वरी, वो डेंजरस पर्सन नहीं है। और तुम्हें पता है, लोग कहते हैं कि जो मैजिशियन होते हैं टावर से, उनकी इसेंस्टिक साइड होते हैं, मतलब खुद ही के बारे में होते हैं, वो सिंपली बस थोड़ा सा पिकुलर होते हैं। वो उसे बोलता है, लेकिन प्लीज़ जो भी हुआ था उसे सीक्रेट रखना दूसरों से, और हिज ग्रेस को भी मत बताना। तो यहाँ पर इसका कायरा बोलती है ये सब चीज़ें। वो उसे बोलता है, डोंट वरी, मैं वैसे भी वहाँ पर जा रहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। कायरा सोचती है, तो मतलब वो था यूज़र ऑफ टाइम मैजिक का, सीरियसली। और वो सोचती है कि फ्यूचर में, मतलब उसके जो पास्ट लाइफ थी उसके फ्यूचर में क्या ही हुआ था जो उसे ऐसे रिटर्न होना पड़ा, किसी ने उसे रिटर्न करने के लिए ये मैजिक क्यों किया था। यहाँ पर जोसेफ सोचता है, एक सीक्रेट जो मुझे वो बता नहीं सकती है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, उसे लगा था कि कायरा उसके साथ सीक्रेट शेयर कर सकती है, लेकिन कायरा धीरे धीरे उससे दूर जा रही होती है। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान होता है। तभी 2 मंथ के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यूज़ जो कि फैल नहीं थी, क्योंकि एरिस ने सबके सामने लेडी कायरा से बात किया है, जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ना सभी बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर न्यूज़ सभी जगह पर फैल जाती है कि वो दोनों सीक्रेट प्लेस पे भी गए थे बात करने के लिए। यहाँ पर ये न्यूज़ होती है कि प्रोबेबली वो उसे डेट कर रही है। डिक पार्टा होता है, उसका मूड ख़राब होता है। कायरा इधर से उधर जा रही होती है। तो वो सोचती है, सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती है। उसे लगा था कि अच्छा हुआ कि जो है सेपरेट हो गया, अभी वो बैंक्वेट वगैरह में जा सकती है। यहाँ पर तभी ना जो होती है, रोज़ वो उससे बोलती है, सभी चीज़ें रेडी हैं योर लेडीशिप, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, क्या आप अभी जा रही हैं? उसके साथ जेक भी होता है रोज़ के साथ। वो उससे बोलते हैं, थैंक यू, अभी मैं जा रही हूँ। तभी जेक उससे बोलता है, सिस क्या आप ठीक हो? सभी लोग ना आपकी मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे पूछता है कि क्या आप सच में इंटेंशन तो नहीं है ना आपकी मैरिज करने के लिए। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है, नहीं जेक, लेकिन, और फिर वो सोचती है, वैसे मेरी मैरिज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कॉसिटी आ जाएगी। वो ऐसा सोच ही रही होती है। फिर वो बोलती है, रोज़, क्या कोई मैसेज आया है हाउस सोर्स से? वो उसे बोलती है, नो योर लेडीशिप। यहाँ पर ना जो होती हैं सर्वेंट्स, उनका तभी ध्यान हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी न्यूज़ मिल चुकी होती है। वो सोचती हैं कि हर लेडीशिप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कोई मैसेज हाउस सोर्स से, कि इसका मतलब जो र्यूमर्स है वो ट्रू थे। तभी ड्यूक की भी मतलब सारे कान उधर ही होते हैं। वो थोड़ा पॉज हो जाता है और देखने लगता है। यहाँ पर ना फिर उससे कुछ गिर जाता है, लेकिन कायरा उससे बोलती है कि अभी मैं जा रही हूँ।
तो जेक उससे बोलता है कि दीदी आप कब आओगी? तो वो उससे बोलती है मैं ना एटलीस्ट 2 दिनों तक नहीं आ पाऊँगी, तो मैं तुम्हें मैसेज सेंड करूँगी और जब भी मैं अपने रास्ते में होगी तो वो एक दूसरे को विश करते हैं ट्रिप के लिए। और यहाँ पर ना वो ना अपनी ग्रेट आंट से मिलने के लिए जा रही होती है। जेक और सभी सर्वेंट उससे बाय करने के लिए आते हैं। अभी वो गैरेज के अंदर होती है और सोचती है होपफुली मैं अभी एलिमेंट के बारे में कुछ क्लू फाइंड कर सकूँ कॉस्टी के अपीयर होने से पहले। मतलब वो कॉस्टी के आने की तैयारी कर रही होती है। यहाँ पर हवा सीन कट होता है।